मोदी सरकार का केवल एकमात्र मुद्दा है, एकमात्र एजेंडा है, वो है देश की विकास, उन्नति और प्रगति। मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड है वो उसमें अव्वल नंबरों से पास हो रहे हैं। विपक्ष की रिपोर्ट कार्ड लाल लकीरों से भरी हुई है। विपक्ष के तर्कश में भी कई सारे तीर हैं। वो ये कहते हैं काले धन की वापसी, नौकरी, बालाकोट, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, देश में बढ़ती महंगाई, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे हम विश्व में तीसरे नंबर पे हैं, जापान को पीछे छोड़ के। स्टील इंडस्ट्री में हम दूसरे नंबर पे हैं। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। जो विपक्ष लगातार आरोप आप लोगों पे लगा रहा है कि आप लोग ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप लोग सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो राज्यों के अंदर सरकारें बनी हुई, जो टिकाऊ सरकारें बनी हुई हैं, सरकारों को कोलैप्स करने का काम कर रहे हैं। ईडी कांग्रेस के लिए अच्छी जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ईडी कांग्रेस के लिए बुरी जब कांग्रेस के खिलाफ। आप चूंकि पंजाब से हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात चली रही है, कैसा लगता है आपको इनका गठबंधन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुबारक के काबिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी की स्टपनी बन गई है। इंडिया की बैठक थी, मतलब विपक्षी दलों की बैठक थी, तो उस दौरान दिल्ली में आप लोगों ने अपनी बैठक भी बुलाई थी। तमाम दल तो आए, लेकिन आपके पंजाब के पुराने सहयोगी उसमें कहीं नजर नहीं आए। सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी को आप लोग इनवाइट करते हैं, तो क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की गई इस मंच से? नहीं, देखिए, कुछ प्रश्न मेरे पद और कद से ऊपर है। भाजपा पंजाब हित में निर्णय लेती है। भाजपा चुनाव के तराजू में तोल के निर्णय नहीं लेती। 2024 के आम चुनावों से पहले एनडीए और इंडिया दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इन दावों में कितना दम है ये तो चुनाव आने पर पता चलेगा, लेकिन देश में चुनावी माहौल को देखते हुए अब चुनावी फिजाएं भी तेजी से बहने लगी है। एनडीए की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी हैं। शेरगिल साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी, आपको और पंजाब केसरी के लाखों करोड़ों दर्शकों को और जो आपका अखबार पढ़ते हैं, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। क्या लगता है आपको 2024 में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो जनता को अट्रैक्ट करेंगे? देखिए, जहाँ तक 2024 के चुनाव की बात है, आजकल चुनावी माहौल भी गर्म है, बिगुल भी बज चुका है। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि मुद्दे क्या रहेंगे। जनता के सामने 2024 की रिपोर्ट कार्ड पड़ी है। मोदी सरकार पिछले जो अब 10 वर्ष, जब तक 9 वर्ष की रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेके जाएगी। मोदी सरकार का केवल एकमात्र मुद्दा है, एकमात्र एजेंडा है, वो है देश की विकास, उन्नति और प्रगति। नाम इंडिया है इस गठबंधन का, पर सोच लूट इंडिया है। नाम इंडिया है पर विचारधारा बदनाम इंडिया है। नाम जरूर इंडिया है पर इंडिया के तिरंगे में विश्वास ना रखना इनके डीएनए में है। तो मुझे एक लाइन में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी का काम बोलेगा, तीसरा टर्म आएगा, उनका जो भारत को पहली पोजीशन पे लेने जा रहे सपना वो पूरा होगा, और माननीय श्री राहुल गांधी, कांग्रेस का जो गैस के गुब्बारे का गठबंधन है उसकी हवा निकल जाएगी। आप चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बनाई है जब वोटर के पास आप लोग जाएं, उसे क्या बताएंगे? 10 साल में क्या दिया आप लोगों ने? देखिए, मोदी सरकार का काम बोलता है, चाहे वो जितने लाभार्थी हों, विकास योजना हो। आपको मैं जल्द गिना देता हूं। जो मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड है वो उसमें अव्वल नंबरों से पास हो रहे हैं। विपक्ष की रिपोर्ट कार्ड लाल लकीरों से भरी हुई है। 80 करोड़ लोगों को अनाज देना। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे हम विश्व में तीसरे नंबर पे हैं, जापान को पीछे छोड़ के। स्टील इंडस्ट्री में हम दूसरे नंबर पे हैं। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। डिफेंस एक्सपोर्ट में 300%, स्टील इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पे, केमिकल एक्सपोर्ट में 106%। वाइब्रेंट विलेज डिफेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा है, 3600 किलोमीटर वहां सड़कें बनी हैं। कांग्रेस में कहा जाता था बॉर्डर पे सड़क ही नहीं बनानी चाहिए, नो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। 220 करोड़ लोगों को टीका लगा है। आतंकवादी हमलों में इस देश में, ये आरटीआई है, ये सदन के पटल पे रखा गया था, जहां 9000 हादसे 2004 से 14 हुए थे, वो हादसे 2000 तक आंकड़ा गिर के आ गया है। मोदी जी ने जो कहा वो किया, जो सपना दिखाया उसे पूरा किया, और वो करेंगे। विकास 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 और सुरक्षा, इसी एजेंडे के साथ 2024 में वंस मोर जनता की आवाज है
और तीसरी बार मोदी जी दोबारा शपथ लेंगे। 15 अगस्त को 2024 माननीय श्री नरेंद्र मोदी ही तिरंगा लहराएंगे। जी, आप वो काम गिना रहे हैं जो आपको लगता है कि जनता के लिए किए गए हैं, लेकिन विपक्ष के तर्कश में भी कई सारे तीर हैं। वो कहते हैं काले धन की वापसी, नौकरी, बालाकोट, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, देश में बढ़ती महंगाई, ये मुद्दे हैं, इनसे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, विपक्ष का दायित्व है, संवैधानिक हक भी है सरकार को प्रश्न पूछना, और वही लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर विपक्ष के प्रश्न में ना तो तथ्य है, ना सत्य है, और ना ही दम है। अब आपको 2-3 आपने मुझे मुद्दे गिनाए, बालाकोट, आपने मुद्दा गिनाया महंगाई, और आपने मुद्दा गिनाया रोजगार। आपने कहा, आप पहले बालाकोट से शुरू करते हैं। विपक्ष कहता है सबूत दीजिए, दिग्विजय सिंह कहते हैं सबूत दीजिए कि पाकिस्तान ने करवाया है। भाजपा कहती है कि हमारे सेना का शौर्य है, हम पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। विपक्ष के लिए भाजपा दुश्मन है, भाजपा के लिए पाकिस्तान दुश्मन है। ये अंतर है। एक उंगली एक तरफ कीजिए, 4 आपकी तरफ होती हैं। आज सबसे ज्यादा अधिक वैट का टीका हिमाचल की सरकार ने लगाया। जिस दिन शपथ लिया 3 रुपए बढ़ा दिया, फिर जिस दिन शपथ, फिर अब 6 महीने भी नहीं पूरे हुए, 3 रुपए और वैट बढ़ा दिया। राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा है, हिमाचल में सबसे ज्यादा है। अगर विपक्ष को महंगाई से इतनी पीड़न है, दिल धड़कता है, तो विपक्ष अपना दोगला चेहरा और मुकुट उतारे। आप चूंकि पहले कांग्रेस में रहे हैं और आपने पार्टी छोड़ते ये कहा था कि पार्टी को जो चटुकारिता है वो दीमक की तरह चाट रही है। बिल्कुल। चुनाव हुए कांग्रेस के अंदर, 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष मिला, खड़गे साहब आए मैदान में, और हिमाचल जीती कांग्रेस, कर्नाटक जीती कांग्रेस। कैसा लगता है आपको? बहुत ही सत्कार, मैं पंजाब से हूँ, हमारे कहा जाता है बहुत ही सत्कार योग खड़गे साहब। पूरी विनम्रता और पूरे इज्जत मान से एक बात कहना चाहूँगा, गाड़ी श्री राहुल गांधी की है, ड्राइवर खड़गे साहब हैं। और ये बयान उनके ही नेता, इस बयान पे मोहर सलमान खुर्शीद साहब ने लगाई थी कि अध्यक्ष जो मर्जी हो, हमारा नेता श्री राहुल गांधी हैं। आपके पंजाब के पड़ोसी स्टेट हिमाचल में पार्टी की जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, इस पर क्या आपको अच्छा लगता है कि जिस पार्टी में आप कभी साथ रहे हैं वो पार्टी वापस से आ रही है, या संजीवनी मिली है 2 स्टेट की जीत से? नहीं, देखिए, मैं अब भारतीय जनता पार्टी का योद्धा हूँ आखिरी दम तक। भारतीय जनता पार्टी में एक मूल मंत्र है, पहले देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। कांग्रेस में है पहले व्यक्ति, फिर उस व्यक्ति के पीए, फिर उसके ओएसडी। जो विपक्ष लगातार आरोप आप लोगों पे लगा रहा है कि आप लोग ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप लोग सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो राज्यों के अंदर सरकारें बनी हुई, जो टिकाऊ सरकारें बनी हुई हैं, महाराष्ट्र की हो, बिहार की हो, या किसी अदर स्टेट की हो, आप उनका दुरुपयोग करके उन सरकारों को कोलैप्स करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष ने एकजुट होके सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और ये सब फर्जी केसेस हैं। क्या हुआ उस याचिका का? खारिज। क्योंकि विपक्ष के ना बयान में ना दलील में दम खम नहीं था और झूठ के रैपिंग पेपर लगा हुआ था। दूसरा आपको दलील देता हूं, आज तक ईडी के जितने टोटल केसेस दर्ज हुए हैं मोदी सरकार के दौरान, केवल 3% राजनेताओं के खिलाफ हैं, 97% आतंकवादी, माओवादियों के खिलाफ और ऐसे लोग जिन्होंने गबन किए हैं। कांग्रेस को यह बात चुभती है कि ईडी ने देश के आतंकवाद, टेरर फाइनेंसिंग की कमर क्यों तोड़ दी, अवाम पंथियों की, माओवादियों की कमर क्यों तोड़ दी। तो ईडी कांग्रेस के लिए अच्छी जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ईडी कांग्रेस के लिए बुरी जब कांग्रेस के खिलाफ। जी, आप चूंकि पंजाब से हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात चली रही है, कैसा लगता है आपको इनका गठबंधन? देखिए, मैं तो मुबारकबाद दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुबारक के काबिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी की स्टपनी बन गई है। स्कूटर पे स्टपनी लगते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस को मुबारक, वो आम आदमी पार्टी की स्टपनी। कितनी राजनीतिक हताशा, मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि एक एमपी वाली आम आदमी पार्टी, जिसका लोकसभा में एक एमपी है, उसने 60 से अधिक एमपी वाली कांग्रेस को घुटनों पे टिका दिया कि हमारी ऑर्डिनेंस पे समर्थन दीजिए तब हम बेंगलुरु आएंगे। यह दिखाता है कांग्रेस आज का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह जो लगा हुआ है
दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और जो पूरी सरकार है, आप सरकार, वो कहती है कि लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं। जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे मई महीने के अंदर दिल्ली सरकार को, उन अधिकारों को आप बैकडोर से कहीं ना कहीं वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को पूरा विश्वास है और ये आपके सामने आएगा भी, ऑर्डिनेंस पूरी तरह पास होगी और कोई भी न्यायपालिका, कोई भी अगर याचिका लगी उसमें भी कानूनी और राजनीतिक पूरे तौर से इस ऑर्डिनेंस को सफलता मिलेगी। दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी इसी तरह के इशू रेज हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सत्र बुलाते हैं 2 दिन का, वहाँ के गवर्नर साहब उस सत्र को अवैध घोषित करार दे देते हैं। मान साहब कहते हैं जैसे मैं कोर्ट से अधिकार लेकर आया था, इस सत्र को भी वहीं से पास करा लूँगा। 4 बड़े विधेयक इस सत्र में लगे हुए थे। क्या आपको लगता है कि इससे पंजाब सरकार की पावर बढ़ती? जो 4 बड़े विधेयक थे, इसमें सिख गुरुद्वारा विधेयक, पंजाब विश्वविद्यालय कानून, पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक और चौथा था पंजाब संबद्ध कॉलेज सुरक्षा, ये 4 बड़े ऑर्डिनेंस थे। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। पहली बात तो कहना चाहूंगा, राज्यपाल की जो संवैधानिक ताकत है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसको हल्का करना चाहते हैं और संविधान को हाईजैक करना चाहते हैं, जो राज्यपाल नहीं होने दे रहे। अगर असेंबली सेशन माननीय गवर्नर के बिना नॉलेज के, बिना उनकी अवेयरनेस के बुलाया जाएगा, वो गलत होगा। शेरगिल जी, पीछे जब इंडिया की बैठक थी, मतलब विपक्षी दलों की बैठक थी, तो उस दौरान दिल्ली में आप लोगों ने अपनी बैठक भी बुलाई थी एनडीए की, और तमाम दल तो आए, लेकिन आपके पंजाब के पुराने सहयोगी उसमें कहीं नजर नहीं आए। नहीं, देखिए, कुछ प्रश्न मेरे पद और कद से ऊपर हैं। एनडीए का कौन हिस्सा आज की तारीख 27 जुलाई में है या नहीं है, उस एनडीए बैठक में स्पष्ट हो गया है। पर मैं आपको ये बात कह देता हूँ, स्पष्ट हो गया मतलब वो नहीं है। मैंने कहा आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा है या नहीं है, वो तो लिस्ट आपके सामने आ गई। जिस लिस्ट में था आज की डेट में, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, जैसे मैंने कहा, देश पहले पार्टी बाद में व्यक्ति, भाजपा के लिए पंजाब पहले, फिर पार्टियां, फिर व्यक्ति। भाजपा पंजाब हित में निर्णय लेती है। भाजपा चुनाव के तराजू में तोल के निर्णय नहीं लेती। भाजपा चाहे बिहार में हमारे ज्यादा मुख्य विधायक थे जब पलटू बाबू के पलटने से पहले, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे कई उदाहरण हैं, महाराष्ट्र में भी। पंजाब में भाजपा पूरी तरह इकलौते मजबूत है। 2027 में पंजाब में भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी को आप लोग इनवाइट करते हैं, तो क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की गई इस मंच से? देखिए, मैसेज बड़ा स्पष्ट है और केवल किसी एक नेता या एक हो, पूरे देश में एक मैसेज स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी हर उस दल, हर उस पार्टी के साथ काम करने को तैयार है जिनकी सोच पंजाब और देश की उन्नति, विकास, प्रगति से जुड़ी हुई है। जो भाजपा की विचारधारा, जो देश की विचारधारा को आगे लेके जाती है, उससे सहमत है। तो किसी एक व्यक्ति को कोई मैसेज नहीं दिया। आज भी भाजपा जो हमारी विचारधारा, जो देश के लिए विकास, पंजाब के लिए विकास का काम करना चाहता है, उनके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हुए हैं और ये फैसला भाजपा की सीनियर लीडरशिप, पार्लियामेंट्री बोर्ड जरूर लेगी। जी, सुखबीर बादल साहब ने पीछे एक स्टेटमेंट दिया है कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है, वहाँ पर जो माइनॉरिटी सिख हैं, अल्पसंख्यक सिख हैं, उनके लिए 2 सीटें रिजर्व होनी चाहिए और उससे उनको विकास तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो 1947 में जो सिखों सहित जम्मू कश्मीर में जो स्थानांतरित जो हुए थे, जो माइग्रेंट हुए थे, वो भी मजबूत होंगे। आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जज्बा, लगाव सिख समाज से, वोटों के इस तराजू में मत तोलिए, बहुत परे हटके है। जो भी इस देश का व्यक्ति सिख समाज के लिए अच्छे सुझाव देगा, उन सुझावों का पूरा उस पे सोचा भी जाएगा, विश्लेषण भी होगा और लागू भी किया जाएगा। आखिरी बात कह देता हूं, आपका तजुर्बा मुझसे कहीं बढ़कर है। आप इतिहास उठा लीजिए, मोदी जी व्यक्ति केवल ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिख समाज के लिए निस्वार्थ होकर बिना चुनाव के परिप्रेक्ष्य से काम किया है। चाहे करतारपुर लांगा हो, चाहे सचखंड हरमंदिर साहब का जो टैक्स लगता है 350 करोड़, उसकी माफी हो, चाहे अफगानिस्तान में जब अच्छे अच्छे मुल्क अपने नागरिकों को छोड़ गए, तब मोदी जी हमारी गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से सुरक्षित तरीके से इस देश की पावन पवित्र धरती पे लेके आए। चाहे वो सिख बच्चों की स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, चाहे वो अब दिल्ली और अमृतसर को 4 घंटे के एक्सप्रेसवे से जोड़ने का मुद्दा हो, मोदी जी शिद्दत सरफरोशी से पंजाब के विकास,
सिख समाज के लिए विकास के वचनबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं, और ये विकास रथ चलता रहेगा। जो व्यक्ति जिस मर्जी दल से हो पंजाब की उन्नति के लिए सुझाव देना चाहता है, उसका सम्मान है, उस पर विश्लेषण भी होगा, उस पर पक्षपात या पार्टीवाद की वजह से उनके सुझावों को दरकिरानी नहीं किया जाएगा। पंजाब के लिए कोई स्ट्रेटेजी है? वोटर तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे? अभी तक तो आप छोटे भाई की भूमिका में पंजाब में रहे हैं, पिछले चुनावों में 2 सीटें आपके पास आई थी, अब वो बड़े भाई भी आपके साथ नहीं है, तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग? देखो, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने कहा, आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है। हारी बाजी को जीतना बाजीगर का डायलॉग था, हमें आता है। 2 सीटों का आपने उदाहरण दिया, 2 सीटों वाली ही तो पार्टी है जो प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। 2014 में त्रिपुरा में भाजपा का वोट शेयर 1.34% था। आज वोट शेयर इन्हीं 8 सालों में 44% हो गया है। पंजाब में भाजपा डबल इंजन सरकार के लाभ जो हैं उन तक लेके जाएगी। पंजाब में भाजपा जो आज पंजाब की इंडस्ट्री को ताला लगा हुआ है, आज जो गैंगस्टर्स का, फिरौती का और मौत का एक नंगा नाच हो रहा है, इस पे रोक लगाने का वाला एजेंडा भाजपा लेके जाएगी। और तीसरा, आज आपने कहा छोटा भाई बड़ा भाई, मैं आपको कह देता हूं कि माना सख्त है पहरा इन रातों का, माना सख्त है पहरा इन रातों का, पर यकीन मानिए यहीं से निकलेगा काफिला चिरागों का। 2027 में भाजपा का कमल का फूल पंजाब में खिलने वाला। एक आखिरी सवाल, 9 सालों का टेन्योर आपका खट्टा मीठा रहा, अच्छे काम भी हुए, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी रही जिसपे खुद प्रधानमंत्री को बैकफुट पे आना पड़ा। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? संसद नहीं चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरकार के खिलाफ। पीएम मोदी को कहा जा रहा है कि आप संसद के अंदर बोलिए, आप बाहर मीडिया से बात करते हैं, लेकिन विपक्ष से आप बात नहीं करते। मणिपुर का हादसा शर्मनाक हादसा था, पूरा देश का आज सर झुक गया है। पर भाजपा की सरकार में उनका परवा, मैं कह देता हूँ, सज़ा भी उतनी सख्त होगी कि ऐसा गुनाह करने की कोई हिमाकत या हिम्मत कोई भी ये दरिंदे दोबारा ना कर पाए। दूसरा, आपने कहा विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री को बोलिए, प्रधानमंत्री बोले हैं, बोलेंगे। चलिए शेरगिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप को, नवोदय टाइम्स को समय देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया जी। साल 1984 के बाद 2014 के अंदर पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला, और वो भी विपक्षी दल को पूर्ण बहुमत मिला, जिसके बाद केंद्र की सत्ता में बीजेपी आई, एनडीए ने सरकार संभाली। 2 बार से लगातार केंद्र में मोदी सरकार है, और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि तीसरा टर्म भी मोदी सरकार को ही मिलेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।